नाज़रीन आदाब, कुछ पल फुर्सत के निकाल कर लीजिए, आपसे रूबरू हूँ फिर से आपकी होस्ट और दोस्त समरीन, और वही प्रोग्राम आपका पसंदीदा कुछ लम्हे फुर्सत के। नाज़रीन देखिए ना, हम ख़वातीन जिन्हें टाइम ही नहीं मिलता, कब सुबह होती है, कब शाम और कब रात, घर के कामों में बस उलझी ही रहती हैं। लेकिन खुदा ने हमें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि कुछ लम्हे फुर्सत के अपने लिए निकाल ही लेती हैं। जैसे कि इस वक्त आप और मैं मुखातिब हैं। हमारी यही कोशिश होती है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम आप तक बहुत सारी अहम जानकारियाँ पहुँचाएँ। कुछ शख्सियात से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो उजागर हो सके। तो चलिए आज के इस शुमारे का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक इंसान के चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाती है उसकी मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट के पीछे अहम किरदार निभाते हैं उसके दांत। लेकिन जनाब, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो एक हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा सबके मन को भा जाता है। दांतों की मजबूती, उसकी साफ सफाई का अगर हम शुरुआत से ही ख्याल रखें तभी हमारे दांत हमेशा तरोताज़ा नज़र आएंगे। जैसे कि बहुत सारी परेशानियां दांतों से जुड़ी होती हैं, चाहे पीलापन हो, चाहे टेढ़े मेढ़े दांत हो या दांतों में गैप हो, ऐसी बहुत सारी परेशानियां। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम आ गए हैं डॉक्टर रचिता के पास, जो कि एक डेंटिस्ट है। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। हेलो रचिता जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस मेरा हो ही गया था। असल में आज हम आपके पास आए हैं दांतों से जुड़ी बहुत सारी मालूमात हासिल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए। हाँ बिल्कुल, आइए। अच्छा रचिता जी, ये बताइए कि आपने ये डेंटल का ही प्रोफेशन क्यों चुना? आपको शुरू से शौक था या किसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। मैं बचपन से ही एक अट्रैक्शन था हेल्थ केयर में जाने का, और जब डेंटिस्ट्री एज एन ऑप्शन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसे बहुत खुशी खुशी लेना समझा, क्योंकि इस प्रोफेशन में एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक का आप इलाज करते हो। मेल फीमेल का कोई भेदभाव नहीं है। हमको हर को एक खूबसूरत सी मुस्कान देने का मौका मिलता है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में मिल सकती थी कभी। वाकई आप सही कह रही हैं कि एक मीठी सी मुस्कान किसी के चेहरे पर खिला देना ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा ये बताएं कि वैसे जैसे आजकल देखा भी गया है कि ख़वातीन से काफ़ी तवक्को की जाती है कि वो घर को भी संभालें, और अगर वर्किंग हैं तो बाहर भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, और कई बार बहुत हेक्टिक और बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है ये काम कहीं ना कहीं। आपने अपनी प्रोफेशन और जो ये पर्सनल लाइफ है इसे कैसे मैनेज किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। और एक फीमेल के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर बैलेंस करना है तो उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक सपोर्टिंग फैमिली जो आपको चाहती है कि आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें, ये चाहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने प्रोफेशन में एक 100% दे सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है इसमें, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और वो समझते हैं कि हमारी मदर एक डॉक्टर है और उनका एक काम है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव इन दैट, एंड दे फील प्राउड कि मेरे बच्चे ये समझते हैं कि उनकी मदर एक वर्किंग मदर है और उनको पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। अच्छा ये बताएं कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या चीज़ होती है? देखिए, डेंटिस्ट्री एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसकी 9 भाग हैं, और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जो आपकी स्माइल, आपको खूबसूरत स्माइल देने में हम उसमें कोशिश करते हैं। एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट कोशिश करता है कि हम एक स्माइल को खूबसूरत कैसे बना पाएँ। आजकल सबको एक खूबसूरत स्माइल चाहिए, तो जैसे कि हम देखते हैं इट कंसर्न्स विद दी क्रैक टीथ होते हैं, डिसकलर टीथ होते हैं,
कईयों के दांतों में गैप्स होते हैं, कईयों के दांत कुछ छोटे बड़े होते हैं, कईयों की स्माइल गमी होती है। गमी स्माइल वो होती है जब हम हंसते हैं तो हमारे गम्स ज्यादा विजिबल होते हैं। कईयों के डिसकलर्ड पीले दांत होते हैं या किसी तरीके का उनको ट्रॉमा हुआ होता है जिस वजह से उनके दांतों का रंग कुछ अलग हो जाता है। तो इस सब को करेक्ट करने के लिए हम इस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का तरफ जाते हैं। जी। अच्छा, आपने रुचिता जी अभी बात करी डिसकलर टीथ की, तो ऐसा अक्सर होता भी है कि बहुत से लोगों के होते हैं तो वो मुस्कुराते हुए भी झिझकते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या इसका इलाज है और क्या कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें अपनाकर इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी स्माइल। हमें एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का मिलता है अगर हमारी स्माइल बहुत खूबसूरत है तो। अगर हम शर्मा रहे हैं तो शायद हमें लगता है कि हमारे दांत थोड़े पीले हैं। डिसकलर्ड मीन्स वही कि हमारे जो दांत हैं या तो सारे एक से रंग के नहीं हैं या थोड़े पीले दिखते हैं, या हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिस वजह से हमारे दांत का रंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। तो ये जो दांत का रंग है, अगर आप एक डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये एक्सट्रिंसिक है या अंदर से इंट्रिंसिक है। तो कुछ एक्सट्रिंसिक ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ पान मसाला खाते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, या हमारे डे टू डे में कुछ वाइन्स ऐसी हैं, कुछ सॉसेज ऐसी हैं, हम हल्दी वाला खाना खाते हैं, तो हमारे दांतों का रंग कुछ बदल जाता है। तो इस वजह से जो स्ट्रेन्स है वो एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स बोलते हैं हम उनको। तो एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स के लिए हम पहले तो उनकी क्लीनिंग करते हैं, कुछ चीज़ क्लीनिंग से ठीक हो जाती है। उसके बाद टीथ वाइटनिंग के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम ब्लीचिंग भी बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये ब्लीचिंग भी दो प्रकार की होती है, जो एक डेंटल ऑफिस में होती है जो एक डेंटिस्ट करता है, और कुछ होम ब्लीच होता है जिसमें हम एक किट देते हैं, वो पेशेंट साथ ले जाता है और 2-3 दफ़ा घर पे करता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये जो ब्लीचिंग वाली प्रोसीजर है, डेंटिस्ट्री वाले प्रोसीजर्स हैं, वो डेंटिस्ट की निगरानी में करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर होम ब्लीच भी कुछ लोग करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। और कुछ ऐसे स्टेन्स हैं, अब ये तो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स की बात हो गई, कुछ इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं जैसे फ्लोरोसिस वाले हैं। कई बार हम बचपन में जब हमारे दांत बन रहे होते हैं, हम किसी ऐसी जगह का पानी पीते हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनके जो दांत हैं वो हल्के से पीले ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं और ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत लो कर देते हैं। ऐसे केसेस में हम विनियर्स, क्राउन्स या फिर बॉन्डेड रेस्टोरेशंस का उपयोग करके उनको एक खूबसूरत स्माइल देते हैं। अच्छा, ये तो हुई डिसकलर टीथ की बात, लेकिन एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है टीथ गैपिंग, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, टीथ गैपिंग होता है कि दांतों के बीच में जो जगहें बन जाती हैं। अब जब मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो कंप्लेन करता है कि मुझे मेरे दांतों के बीच में गैप्स हैं जो हंसते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो पहले तो हमें पेशेंट की एज देखनी होती है। कई बार माँ बाप लाते हैं छोटे बच्चों को कि इनके दांतों में गैप है, उस एज में हम उनका कुछ नहीं करते, वो एक बढ़ते हुए बच्चे की एज है तो वो भर जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लेट लाइफ में आते हैं, जिनको पायरिया हो जाता है, पायरिया की वजह से दांत ढीले हो जाते हैं। अब पहले पायरिया का ट्रीटमेंट जरूरी है रादर देन गैपिंग का ट्रीटमेंट। बट कुछ यंग पेशेंट्स हैं, उनको हम ऑप्शन देते हैं ब्रेसेस की, और कुछ कॉस्मेटिक की तरफ जाएंगे तो अलाइनर्स होते हैं। अलाइनर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम ट्रांसपेरेंट ट्रेस पहनते हैं, और ये ट्रेस पेशेंट आराम से पहन सकता है, उतार सकता है, और वो दिखती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का और गैप्स को कम करने का। अब दूसरी चीज होती है, अगर पेशेंट चाहे कि मुझे दांत का रंग भी चेंज करवाना है गैप के साथ साथ, तो उस केस में विनियर्स की ऑप्शन रहती है, क्राउन्स की ऑप्शन रहती है। क्राउन्स के साथ साथ हम उनको विनियर्स और क्राउन्स भी आजकल इतने बढ़िया आ गए हैं, जिरकोनिया, ईमैक्स की, आप बता ही नहीं सकते कि ये नकली लगा हुआ है या असली। वो इतने सुंदर, इतने खूबसूरत लगते हैं और पेशेंट भी उससे बहुत खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर उसको चीज़ मिली है। तो पेशेंट एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ की, तो इससे हम गैप्स ट्रीट कर सकते हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है कि फिलिंग से भी गैप्स को ट्रीट किया जाता है, हम डायरेक्ट बॉन्डेड फिलिंग्स कर देते हैं और पेशेंट के वो गैप्स ख़त्म कर देते हैं। अच्छा रुचिता जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी बच्चों में, कभी कभी बुजुर्गों में भी देख लेते हैं कि क्रैक टीथ यानी टूटा हुआ दांत ये विजिबल होता है, तो ये परेशानी क्यों होती है? आपने बिल्कुल सही कहा, जो टूटे हुए दांतों की समस्या है
वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों में देखी जाती है। तो ये जो क्रैक टीथ है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दांत का 3 हिस्से होते हैं। एक इनामल होता है जो सबसे सफ़ेद वाली परत होती है, हम उससे नीचे जाएंगे तो डेंटिन होती है जो उसकी दूसरी परत होती है, और तीसरी होती है जहाँ से हमारे दांत को ब्लड और नर्व सप्लाई, खून की सप्लाई मिलती है, वो पल्प होता है। तो कई बार जो बच्चा गिर गया या हमने कुछ ऐसी कड़ी चीज़ चबा ली या हमें चोट लग गई या हमने ज़्यादा दांत में कुछ रख कर, हमारा इनामल पतला था तो वो टूट गया किसी भी वजह से। कई बार बहुत बड़ी बड़ी फिलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोगों को दांत कटकटाने की आदत होती है रात को, दिन में, स्ट्रेस में। उन केसेस में छोटे छोटे दांत के टुकड़े टूट जाते हैं, हम उसको क्रैक टूथ बोलते हैं। अब हमें समझना है कि क्रैक टूथ सिर्फ ऊपर की परत जो मैंने बताया इनामल उसमें है, या से दूसरी वाली जो परत है डेंटिन उस तक है, या पल्प तक है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा पेशेंट को वो उस पे डिपेंड करेगा कि हमारी किस लेवल तक का डैमेज दांत को हो गया है। अगर छोटा सा डैमेज है तो वो हम फिलिंग से या विनियर से ठीक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो फिलिंग्स भी करनी पड़ती हैं और पेशेंट को क्राउन्स भी देने पड़ते हैं ताकि वो उस दांत का अच्छे से उपयोग कर पाए। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा दांत टूट जाता है ट्रॉमा से, किसी वजह से, कि उसको दर्द होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, पस बन जाती है, तो उस दांत का नस का इलाज भी करना पड़ता है, फिर कैप देनी पड़ती है। एंड देयर आर केसेस जहाँ पर दांत पूरा का पूरा जड़ तक बिल्कुल ही फ्रैक्चर हो गया है, उस केस में तो दांत निकाल कर हमारे पास ऑप्शन होती है, हम पेशेंट को ब्रिज या फिर इम्प्लांट दे जाए। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, और इसके लिए हमें अपने डेंटिस्ट के पास नियमित रूप से जाना चाहिए 6 से 8 महीने में, ताकि कोई ऐसी अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो समय रहते ही हम उसको पकड़ लें और उसका इलाज कर लें। जी अच्छा रचिता जी, एक बहुत ही कॉमन सी जो परेशानी है जो अक्सर देखने को मिलती है, ख़ासतौर से हम बच्चों में भी देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत, और मुस्कुराहट तो बहुत ही खूबसूरत होती है लेकिन हंसने में वही कि हम झिझकते हैं, इसका भी कोई इलाज बताइए। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से माता पिता आते हैं जो अपने 6, 7, 8 साल के बच्चे को लेकर आते हैं कि इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि उस समय पर आपके दूध वाले दांत भी होते हैं, परमानेंट टीथ भी आ रहे होते हैं। तो हम 9 से 10 साल की एज को एक अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं, और वो हर बच्चे में होती है। तो इसीलिए माता पिता चिंता ना करें, 10 साल तक वेट करें कि बच्चे के अगर दांत थोड़े से बड़े लग रहे हैं, कुछ दांत छोटे लग रहे हैं, कुछ गैप्स लग रहे हैं, तो वो विद समय के साथ जब पूरे दांत निकल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर हाँ, अगर इसके बाद भी 13-14 साल की उम्र तक भी उनको ऐसा लग रहा है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो डेफिनेटली उनको डेंटिस्ट को दिखाकर उनका इलाज कराना चाहिए। अब इलाज किस हिसाब से हो सकता है, जैसे कि हम ब्रेसेस, मैंने आपको बताया, हम अलाइनर्स देते हैं, ब्रेसेस देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गैप्स हैं छोटे से, उनको हम विनियर्स और क्राउन से भी ठीक कर देते हैं। अब इन गैप्स को हम अगर नहीं ठीक करेंगे तो क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जब आप सफाई करेंगे तो आप उनको साफ नहीं कर पाएंगे, उसमें कीड़ा जल्दी लगेगा, उसमें गंदगी जल्दी जमा होगी। आप जब हंसेंगे तो आप थोड़ा सा झिझकेंगे कि हम हंस रहे हैं तो शायद हमारे दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं। दांतों की रख रखाव जो है मुश्किल हो जाता है अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हों, तो हमें इसलिए उनको सीधा करवाना, उनका अलाइनमेंट ठीक करवाना ज़रूरी रहता है। अच्छा, ये तो हुई रचिता जी दांत की बात। अगर बात करें दांतों से ही जुड़े हमारे मसूड़ों की, तो कई बार ये भी होता है कि हमारी स्माइल गमी होती है, तब भी हम मुस्कुराते हुए बहुत ही झिझकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गमी स्माइल के लिए हम क्या करते हैं, कई बार गमी स्माइल में हम दांतों को थोड़ा लंबा करते हैं, क्योंकि गम ज़्यादा विजिबल होने की वजह से दांत छोटे लगते हैं। तो हम उसको क्राउन लेंथनिंग करके, क्राउन लेंथनिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें दांत को लंबा किया जाता है, तो उसमें दांत को लंबा करके हम गम्स को रिपोजिशन करते हैं, या हम लिप रिपोजिशनिंग करते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला होंठ है वो ऊपर ज़्यादा है, तो उसकी लिप रिपोजिशनिंग ठीक करते हैं ताकि हमारे दांत दिखें और गम्स कम दिखें। तो ये दोनों प्रोसीजर्स होते हैं। कई बार गमी स्माइल के साथ साथ आप ये भी देखेंगी कि जब हम ब्रश करते हैं
तो हम इतनी तेजी से ब्रश कर रहे होते हैं कि हमारे मसूड़े जो हैं हमारे दांत को छोड़ने लग जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं और हमारी जड़ें दिखने लग जाती हैं। तो वो भी एक समस्या है कि लोग कहते हैं हमारी जड़ दिख रही है, दांत तो दिख रहा है, जड़ भी दिख रही है। तो उसके लिए हमारे पास रूट कवरेज प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिससे हम मसूड़े को वापस जड़ के ऊपर लाते हैं और सिर्फ दांत दिखता है और हमारी जड़ कवर हो जाती है और पेशेंट उससे काफी खुश भी रहते हैं। रचिता जी, वाकई आपने हमारी जो मुस्कुराहट है उसे बरकरार रखने के लिए काफ़ी अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम की है। लेकिन हमारा ये सफ़र यहीं तक नहीं है, अगली मर्तबा हम फिर आपको जहमत देंगे, कुछ और बातें जानेंगे दांतों से जुड़ी, मसूड़ों से जुड़ी। नाज़रीन, कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत, ये आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इसे अमल में नहीं लाते हैं। ख़ास तौर से अगर ख़वातीन की बात करें तो सबसे पहले वो अपनी पूरी फैमिली को खाना खिलाती हैं और सबसे आखिर में अपना नंबर लाती हैं, जबकि ये बहुत गलत है। भाई, आप सेहतमंद रहेंगी तभी तो आपकी फैमिली भी सेहतमंद होगी। तो चलिए आज हम आपको कुछ फुल ऑफ डाइट बताएंगे, अच्छा सेहतमंद क्या डिश हो सकती है आपके लिए फ़ायदेमंद, ये बताएंगे। इसके लिए आज हम आ गए हैं सुमित शेफ़ के पास, तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। सुमित जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। जैसे कि मैंने ये बताया है कि हम लोग अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार हम इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि हम कुछ चीज़ें बना भी नहीं पाते घर में उतनी हेल्दी। तो कुछ आज आप हमें क्या बना के दिखाने वाले हैं जो फुल ऑफ मतलब डाइट हो और अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर हो? सो आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक पास्ता सैलड है। अच्छा। पास्ता लोगों को लगता है कि हेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें मैदा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ता आपके लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि एक स्पेशल व्हीट फ्लावर से बनता है जिसको बोलते हैं डुरम व्हीट फ्लावर। अच्छा। जिसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। तो आज के डेट में हमें चाहिए क्या, ऐसा खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ही जो खाना आपको मैं दिखाऊंगा, और इसके साथ हम कुछ और ऐसा डालेंगे जो इस सैलड को और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना देगा। तो चलें शुरू करें। राइट। तो पास्ता का जो नाम है इस सैलड का, इसका नाम है 1000 आइलैंड पास्ता। 1000 आइलैंड एक ड्रेसिंग होती है जो बनती है मेयोनेज से और टमाटो केचप से। अच्छा। मेयोनेज अगर आप नहीं खाते हैं क्योंकि अंडे से बनती है, तो आप इसका एक हेल्दी वर्जन लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हंकर्ड। जो दही होती है इसको हम किसी कपड़े में रख के रख देते हैं, उसका पानी निकल जाता है, वो गाढ़ी हो जाती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दही के अपने खुद फायदे हैं अगर आप मेयोनेज नहीं खाते हैं जो कि बनती है अंडे से। अदरवाइज ये एक अमेरिकन बहुत क्लासिकल ड्रेसिंग है 1000 आइलैंड ड्रेसिंग। इसमें हम डालते हैं मेयोनेज, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। खट्टी मीठी तीखी सारा टेस्ट इसमें आएगा। अच्छा। और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस ये जो मेरे पास है इसको हम बोलते हैं पापरिका। इसमें सिर्फ कलर होता है, आपको लगेगा ये बहुत स्पाइसी है, पर ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ स्मोक्ड कलर स्मोक फ्लेवर होता है, स्मोकी फ्लेवर, और कलर मिलता है हमें इससे। सो दिस इज ये जो हमने डाला था ये पापरिका है, बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको इंडियन वर्जन डाल सकते हैं जो कि हमारा कश्मीरी मिर्च होता है, देगी मिर्च, जो कि स्पाइसी नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और थोड़ा सा मस्टर्ड। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ये टबास्को। बहुत स्पाइसी होता है तो ये स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। ये भी इजीली अवेलेबल बहुत इजीली अवेलेबल है, सारे सुपरमार्केट से बहुत आराम से मिलता है। ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो है वो आपस में मिल जाएं। ये हमारे जो सैलड है इसकी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। इसमें मीठापन भी है, इसमें तीखापन भी है, चटपटा सा। चटपटा। ओके। अब इस ड्रेसिंग में हम लोग डालने वाले हैं हमारी सब्जियां, कॉर्न जो कि बच्चों को पसंद है, और एक बहुत बड़ा ये एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत फायदेमंद है आपको खाने के लिए। ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपके लिए वैसे ही सेहतमंद होती है। ये सारी हमने बॉईल कर ली है, इसमें कोई ऑयल नहीं है। कुकुम्बर ये आपके लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए आपको हाइड्रेट रखता है। देन वी हैव सम बेल पेपर्स, ये कलर के लिए है, इसमें विटामिन सी बहुत होता है, अगेन आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। और हमारा हीरो डिश का पास्ता,
कई बार ऐसा होता है आपके घर में पार्टीज होती है, आप पास्ता बनाते हो, बच जाता है, जो बचा हुआ पास्ता है, बॉइल्ड पास्ता है, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह यूज कर सकते हैं। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ है, बोकिनतनी चीज़, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको बढ़िया से आप कीजिए मिक्स। उससे पहले इसकी सीजनिंग जरूर कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। अब इसको बहुत ही अच्छे से आप मिलाइए, बहुत ही रंगीन, कलरफुल, उतना ही जितना देखने में ये टेस्टी है उतना ही खाने में भी ये टेस्टी होगा जी। ये हमारा सैलेड बनके तैयार है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। वाह शेफ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल भी है, और आपने जो इसमें पास्ता ऐड किया है खास तौर से वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। बच्चों का फेवरेट है ये सैलेड। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। इसको और कलरफुल और इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ और चीज़ें डालने वाला हूँ। अच्छा। और मैं आपको जब डालूंगा तो आपको दिखाता हूँ। जी। ये आपने एक पास्ता प्लेट ले ली है और उसमें हम इस सैलेड को प्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर हम डालने वाले हैं थोड़े से पाइन नट्स, जिसको हम चिलगोजे बोलते हैं। इससे क्या होगा, इस सैलेड में हमारे क्रंच आएगा। इसको हमने टोस्ट कर लिया है। सो ये हेल्दी बहुत होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, फाइबर्स इससे आपको बहुत मिलता है। और थोड़ा सा मैं डाल दूंगा एंड में इसके ऊपर केपर्स। ये हमारा सैलेड जो है ये बनके तैयार है। और बहुत जल्दी ये सैलेड आपने बना दिया है, क्विक रेसिपी, और रंगीला सैलेड है एक तरीके से। ये सबको अट्रैक्ट करेगा, सबके लिए फायदेमंद है। अच्छा, इसे हर सीजन में हम खा सकते हैं, हर मौसम कभी में। भी आपके घर में पास्ता बच जाए, पार्टी हो रही है, पास्ता बच जाए, आप सैलेड बना के खिला दीजिए। वाह। तो नाजरीन, आपने इसे देख लिया होगा और सीख भी लिया होगा। तो चलिए, देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और हेल्दी भी है, जाहिर सी बात है। आती है इसे चखने की बारी। बहुत ही मज़ेदार है ये शेफ, थैंक यू। वाकई। आपने कहा था ना इसमें मिक्स है, खट्टा, मीठा, तीखा, सब हाँ जी, चीज़ें, हाँ जी। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद है। अच्छा, आप कुछ और हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे सैलेड से रिलेटेड? देखिए, एक जो बहुत कॉमन गलती हम लोग करते हैं पास्ता को बॉईल करते वक्त, वो क्या होती है कि कई लोगों को पता नहीं इसको बॉईल कैसे करना है। तो हम पहले एक पतीले में पानी लीजिए, जब उसमें बॉईल आ जाए उसके बाद आप पास्ता को डालिए और नमक ज़रूर डालिए। कई लोग क्या कहते हैं, आपको बोलेंगे तेल डाल दीजिए, पर पास्ता में कभी भी बॉईल करते ये हुए अक्सर तेल, मैं भी करती हाँ जी, हूँ। ये बहुत एक गलत प्रैक्टिस है। आप पास्ता में कभी भी तेल ना डालें बॉईल अच्छा। करते वक्त। उससे होगा क्या कि आपके पास्ता में जो सॉस है वो चिपकेगा नहीं। पास्ता स्टार्ची है, अगर उसमें आप कुछ ऑयल डाल दोगे तो वो स्लिप हो जाएगा। तो आप जब भी पास्ता को बॉईल कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालिए, पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद पास्ता को डालिए। और जितने भी आप पास्ता के पैकेट लाते हैं उसमें आपको टाइमिंग बताया होता है। आप कोई सा पास्ता का पैकेट लेंगे उसमें लिखा होगा 7 मिनट्स बॉईल, 8 मिनट्स बॉईल। तो इस तरह से आपको जो पास्ता बॉइलिंग है कभी भी ओवर बॉईल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। अब मेरे ख्याल से जो ख़वातीन हैं और ये बनाती रहती हैं अपने बच्चों के लिए अक्सर घर में, तो उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। शुक्रिया आपका शेफ। थैंक यू। अब देखिए ना नाजरीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जिनके ज़रिए हम आपको अहम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। इस हफ्ते भी हमने यही किया और हमें यकीन है कि हमारी जो ये काविशें हैं ये रंग ला रही हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही इस एपिसोड में, बस यहीं तक। अगली मरतबा फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर कुछ अहम जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।